नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रणधीर है। तो चलिए अब यह कहानी रणधीर जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रणधीर है। उम्र यही कोई 40 के आसपास होगी। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। लोग कहते हैं 40 की उम्र में आदमी सठियाने लगता है, लेकिन मैं कहता हूं आदमी पकने लगता है। जिंदगी की धूप छांव, अच्छे बुरे रास्ते सब देख चुका होता है और मैंने तो कुछ ज्यादा ही देखे हैं। पिछले 20 साल से यही कर रहा हूं, सड़कों को नाप रहा हूं। ये जो लोहे का बड़ा सा दानव आप देख रहे हैं ना, जिसे दुनिया ट्रक कहती है, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया। इसी की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे रखे मेरी हथेलियों में लकीरों से ज्यादा घट्टे पड़ गए हैं। इन 20 सालों में मैंने देश का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो जहां इस ट्रक के पहिए न पहुंचे हों। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी की उमस भरी सड़कों तक हर जगह की धूल मेरे इस केबिन में मिल जाएगी। कहानी सुनाने का मेरा अंदाज कुछ खास नहीं है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हूं नहीं, बस तीसरी जमात तक स्कूल का मुंह देखा है। लेकिन जिंदगी ने और इन सड़कों ने जो सिखाया है वो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी सुनी सुनाई बात या किताबी किस्से का हिस्सा नहीं है। ये वो हकीकत है जो मेरे खून में, मेरी सांसों में आज भी एक ठंडे डर की तरह दौड़ती है। ये उस एक रात की कहानी है जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि दुनिया में सिर्फ वो ही नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। कुछ चीजें, कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारे यकीन और हमारी समझ से कोसों दूर हैं, और जब इंसान का उनसे सामना होता है तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मेरे साथ मेरा एक खलासी है, राजू। पूरा नाम राजकुमार, पर मैं उसे राजू ही बुलाता हूं। उम्र यही कोई 22-23 साल की होगी। बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का है। जब पहली बार मेरे पास काम मांगने आया था तो बिल्कुल दुबला पतला, सहमा हुआ सा था। आंखों में ढेर सारे सपने और जेब में खालीपन। मुझे उसमें अपना छोटा भाई नजर आया। रख लिया काम पर। और सच कहूं तो वो सिर्फ खलासी नहीं, मेरे लिए छोटे भाई से बढ़कर है। मैं जितना गुस्सैल और बात बात पर भड़कने वाला हूं, राजू उतना ही शांत और ठंडा। मेरे हर गुस्से को वो अपनी एक मुस्कान से पानी कर देता है। जाने दो ना उस्ताद, बस उसका ये एक जुमला मेरे सारे उबाल को शांत कर देता है। वो सीधा साधा पूजा पाठ करने वाला लड़का है। दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किए बिना उसके मुंह में पानी का एक घूंट नहीं जाता। उस दिन की बात है, आज से करीब 2 साल हो गए होंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिल्ली में तो वैसे भी दिसंबर की सर्दी हड्डियों तक कांप जाती है। हमें दिल्ली के एक बड़े कारोबारी का माल लेकर जयपुर के लिए निकलना था। माल इलेक्ट्रॉनिक्स का था, कीमती और नाजुक। और सबसे बड़ी बात, उसे अगली सुबह सूरज उगने से पहले जयपुर की मंडी में पहुंचाना था। अगर जरा भी देर होती तो पार्टी का लाखों का सौदा हाथ से निकल जाता। पैसे भी एडवांस में अच्छे मिले थे, इसलिए जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। हमने शाम करीब 5 बजे के आसपास दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से अपना ट्रक उठाया। ट्रक में माल लदवाते लदवाते ही दिन ढल चुका था। सूरज आसमान में एक थके हुए मुसाफिर की तरह लाल होकर डूब रहा था और अपनी आखिरी रोशनी से पूरी दिल्ली को सिंदूरी रंग में रंग रहा था। राजू ने ट्रक के बोनट पर चढ़कर देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों को साफ किया, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़कर एक सुरक्षित सफर की कामना की। यह उसका रोज का नियम था। मैं केबिन में बैठकर उसकी ये सब हरकतें देखता रहता और मुस्कुराता रहता। मुझे इन सब चीजों में ज्यादा यकीन नहीं था, पर उसके विश्वास को देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता था। हो गई पूजा, पंडित जी अब चलें? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। वो मुस्कुराया। हाँ उस्ताद, बस हो गया, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। मैंने एक लंबी सांस ली, ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया। इंजन की घरघराहट मेरे लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। मैंने गियर बदला और हमारा सफर शुरू हो गया। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से बाहर निकलते निकलते ही शाम के 7 बज चुके थे। ट्रैफिक में फंसते निकलते हमारा ट्रक
कछुए की चाल से रिंग रोड पर रेंग रहा था। गाड़ियों के हॉर्न का शोर, लोगों की चिल्लपों और हवा में घुला हुआ धुआं, यही दिल्ली की शाम थी। राजू अपनी सीट पर बैठा बाहर की दुनिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। शायद गांव की खुली हवा में पला बड़ा होने के कारण उसे ये शहरी भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहता था, उस्ताद, ये शहर तो एक बड़ी सी जेल है जिसमें सब अपनी अपनी कोठरियों में कैद हैं। असली जिंदगी तो गांव में है। खैर, धीरे धीरे हमने दिल्ली को पीछे छोड़ा और जयपुर वाले हाईवे NH 44 पर आ गए। अब सड़क थोड़ी खुली थी और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सर्द हवा के झोंके केबिन के अंदर आ रहे थे, जिससे हल्की सी कंपी छूट रही थी। मैंने केबिन में लगा पुराना कैसेट प्लेयर चालू कर दिया। कुमार सानू की दर्द भरी आवाज केबिन के माहौल में घुलने लगी। उस्ताद, चाय हो जाए, एक कड़क सी, बड़ी तलब लग रही है, राजू ने अपनी सीट पर अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूं। आंखें भारी हो रही हैं। आगे कोई बढ़िया सा ढाबा देखते हैं जहां की चाय और परांठे दोनों लाजवाब हों, वहीं रोकेंगे, मैंने कहा और अपनी नजरें सड़क पर गड़ा दी। हाईवे पर ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। दोनों तरफ अंधेरे में डूबे खेत और कभी कभी रोशनी में नहाए हुए छोटे छोटे कस्बे पीछे छूटते जा रहे थे। सफर आराम से कट रहा था और हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आराम बस कुछ ही देर का मेहमान है। आगे एक ऐसा बवंडर हमारा इंतजार कर रहा था जो हमारी जिंदगी के सुकून को उड़ाकर ले जाने वाला था। अभी हम मानेसर से कुछ किलोमीटर ही आगे निकले होंगे कि अचानक गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई टोल प्लाजा होगा, लेकिन कुछ ही देर में हमारा ट्रक पूरी तरह से रुक गया। मैंने गर्दन बाहर निकालकर आगे देखने की कोशिश की। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ गाड़ियों की लाल बत्तियों का एक अंतहीन समंदर दिखाई दे रहा था। कारें, बसें, ट्रक सब एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं पर जड़ दिया हो। लगता है बहुत लंबा जाम है, उस्ताद, राजू ने अपनी सीट से उठकर झांकते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मेरा माथा ठनक गया। यह कोई मामूली जाम नहीं था, यह महाजाम था। मैंने ट्रक का इंजन बंद कर दिया ताकि डीजल की बचत हो सके। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, इस उम्मीद में कि शायद कुछ देर में गाड़ियां आगे बढ़ने लगेंगी। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया, लेकिन जाम टस से मस नहीं हुआ। अब हमारी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैं जरा नीचे उतरकर देखता हूं, माजरा क्या है, मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं ट्रक से नीचे उतरा। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल था। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। कुछ गुस्से में हॉर्न बजा रहे थे, तो कुछ बस चुपचाप अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन घुली हुई थी। मैं आगे की तरफ बढ़ा और दूसरे ट्रक ड्राइवरों के एक झुंड के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ भाई साहब, ये जाम कैसा है? मैंने एक अधेड़ उम्र के सरदार जी से पूछा, जो अपनी पगड़ी संभालते हुए किसी को फोन पर गालियां दे रहे थे। सरदार जी ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। ओए, जाम नहीं, जनाजा है ये। आगे 2 ट्रकों और एक बस की भयानक टक्कर हो गई है। कहते हैं कई लोग मरे हैं। पुलिस और क्रेन पहुंच तो गई है, पर इस मलबे को हटाने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। समझ लो, आज की रात यहीं सड़क पर ही कटेगी। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। 5-6 घंटे, इसका मतलब था कि हम सुबह तो क्या, दोपहर तक भी जयपुर नहीं पहुंच सकते। लाखों का माल, पार्टी का सौदा, हमारी साख, सब दांव पर लगा था। मैं सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं भारी कदमों से वापस अपने ट्रक की ओर लौटा। राजू बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे चेहरे का उतरा हुआ रंग देखकर ही वो समझ गया कि मामला गंभीर है। क्या हुआ उस्ताद? मैंने उसे सारी बात बता दी। सुनकर उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। अब क्या होगा उस्ताद? सेठ जी तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूं, मैंने कहा और ट्रक की टंकी पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। ठंडी हवा में सिगरेट का गर्म धुआं एक अजीब सा सुकून दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तूफान मचा हुआ था। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था और हम लाचार थे। रात गहरा रही थी और साथ ही गहरा रहा था हमारा संकट। हम उस अंतहीन जाम में किसी कैदी की तरह फंस चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। या शायद एक रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो हमें मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकता था, लेकिन वो हमें किस कीमत पर वहां पहुंचाता, इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। रात के करीब 9:30 बज रहे होंगे। कड़ाके की ठंड अब नसों में जमने लगी थी। ट्रक का केबिन भी अब ठंडा हो चुका था।
मैंने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और उसे सड़क पर फेंक दिया। चिंगारी एक पल के लिए भड़दहाकी और फिर अंधेरे में खो गई, ठीक मेरी उम्मीद की तरह। हम पिछले 1.5 घंटे से एक ही जगह पर खड़े थे। जाम में फंसी गाड़ियों का शोर अब धीरे धीरे कम हो रहा था, जैसे सब ने अपनी हार मान ली हो। लोग अब अपनी अपनी गाड़ियों में दुबक कर बैठ गए थे, शायद सो गए थे या फिर हमारी ही तरह अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उस्ताद, राजू की दबी हुई आवाज ने मेरी सोच को तोड़ा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। एक बात कहूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? अब क्या बचा है कहने सुने को, कह डाल। मेरी आवाज में हताशा साफ थी। उस्ताद, मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ा पीछे एक रास्ता कट रहा था, कच्चा सा, गांव की तरफ जा रहा था। क्या पता वो हमें इस जहन्नुम से बाहर निकाल दे। राजू ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा। मैं गुस्से से उसकी तरफ पलटा। पागल हो गया है क्या राजू? रात के अंधेरे में अनजान गांव के रास्ते पर इस 14 चक्के के दानव को लेकर जाऊं? तुझे अंदाजा भी है कि गांव की सड़कें कैसी होती हैं। कहीं कोई पुलियां टूटी मिल गई या रास्ता तंग हुआ तो ना हम आगे के रहेंगे न पीछे के। यहीं सड़क पर फंसे हैं, कम से कम सुरक्षित तो हैं। वहां तो मदद के लिए कोई चिल्लाने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरी डांट सुनकर राजू चुप हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मुझे भी अपनी झल्लाहट पर थोड़ा अफसोस हुआ। गुस्सा जाम पर था, लेकिन निकल राजू पर रहा था। वो भी तो हमारी भलाई के लिए ही कह रहा था। मैं जानता था कि वो सेठ जी की डांट से कितना डरता है। वो नहीं चाहता था कि हमारी वजह से सेठ का नुकसान हो और हमारी साख खराब हो। कुछ देर केबिन में खामोशी छाई रही। बाहर किसी एम्बुलेंस का सायरन गूंजा, जो धीरे धीरे हमारे पास से गुजर कर आगे अंधेरे में कहीं खो गया। उस आवाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। एक्सीडेंट कितना भयानक होगा, यह सोचकर ही दिल कांप गया। लेकिन उस्ताद, यहां रुकने का भी तो कोई मतलब नहीं है, राजू ने फिर से धीरे से कहा। इस बार उसकी आवाज में जिद थी। सरदार जी कह रहे थे कि 5-6 घंटे लगेंगे। सुबह के 4-5 बजे तक तो जाम नहीं खुलेगा। उसके बाद भी गाड़ियां रेंग रेंग कर चलेंगी। हम किसी भी हाल में दोपहर से पहले जयपुर नहीं पहुंच सकते। सेठ जी को क्या जवाब देंगे? और अगर वो रास्ता सच में आगे हाईवे पर निकल गया तो हम 2-3 घंटे में ही इस जाम को पार कर लेंगे। उसकी बातों में दम था। मेरा दिमाग भी अब इसी दिशा में सोचने लगा था। एक तरफ था जाना पहचाना, सुरक्षित लेकिन बंद रास्ता। दूसरी तरफ था एक अनजान, जोखिम भरा लेकिन खुला हुआ रास्ता। एक तरफ निश्चित नुकसान था और दूसरी तरफ एक उम्मीद, एक जुआ। और ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी तो होती ही एक जुआ है। हर मोड़ पर, हर सफर में हम एक नया दांव ही तो खेलते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा, तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर रास्ते में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। मेरी हाँ सुनते ही राजू के चेहरे पर रौनक लौट आई। आप चिंता मत करो उस्ताद, बजरंग बली पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अब असली चुनौती थी इस महाजाम में ट्रक को पीछे ले जाने की। ये हाथी को सुई के नक्के से निकालने जैसा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। पीछे की गाड़ियों के ड्राइवर शायद सो रहे थे। मैंने जोर से हॉर्न बजाया। कुछ लोग हड़बड़ाकर अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। ओए, किधर ले रहा है पीछे? दिखता नहीं, जाम लगा है, एक कार वाला चिल्लाया। मैंने केबिन से ही हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब अर्जेंट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस निकलना है। कौन किसकी सुनता है? कोई तैयार नहीं हुआ। 10 मिनट की मिन्नतों और गालियों के बाद जब लोगों को समझ आया कि मैं मानने वाला नहीं हूं, तो उन्होंने हार मानकर धीरे धीरे अपनी गाड़ियां थोड़ी बहुत पीछे खिसकानी शुरू की। राजू नीचे उतरकर मुझे इशारा दे रहा था। इंच इंच करके, कभी दाएं कभी बाएं, गाड़ियों के शीशों को बचाते हुए मैं किसी माहिर कछुआ चालक की तरह ट्रक को पीछे ले रहा था। करीब आधे घंटे की जानलेवा मशक्कत के बाद हम आखिरकार उस सर्विस लेन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। सर्विस लेन पर आते ही जैसे हमने खुली हवा में सांस ली। मैंने ट्रक को उस कट की तरफ दौड़ाया जिसका जिक्र राजू ने किया था। करीब 1 किलोमीटर पीछे जाने पर हमें वो रास्ता दिखा। हाईवे की चकाचौंध से निकलकर वो एक अंधेरी गुफा के मुंह जैसा लग रहा था। एक पतली सी तारकोल की सड़क जिसके दोनों तरफ घना अंधेरा था, और जैसा मैंने सोचा था, सड़क के मुहाने पर ही वो ढाबा था। ढाबा कहना भी शायद उसकी तौहीन होगी। वो बस एक ढांचा था। टीन की छत जगह जगह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे पटक दिया हो। सामने एक लकड़ी का साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर कुछ लिखा तो था, पर वक्त की मार ने उसे ऐसा कर दिया था कि कुछ पढ़ा नहीं जा सकता था। ढाबे के बाहर एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। उस बल्ब के चारों तरफ कीड़े मकोड़ों का एक झुंड किसी अजीब से नृत्य में मग्न था।
बाहर धूल भरी 2-4 चारपाइयां बेतरतीबी से पड़ी थीं और एक कोने में अंगीठी की आग लगभग बुझ चुकी थी। बस कुछ कोयले दहक रहे थे जो उस अंधेरे में किसी जानवर की आंखों की तरह लग रहे थे। पूरे माहौल में एक अजीब सी मनहूस सी खामोशी थी। हाईवे का शोर अब बहुत दूर रह गया था। यहां सिर्फ झींगुरों की एक लय में आती आवाज थी और हवा की साई साई। मुझे यहां पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस्ताद, यहीं पूछ लेते हैं रास्ते का, राजू ने कहा और दरवाजा खोलकर उतर गया। मैं भी भारी मन से नीचे उतरा। हम दोनों ढाबे की तरफ बढ़े। जैसे ही हम पास पहुंचे, अंगीठी के पास अंधेरे में बैठी एक परछाई हिली। वो एक बूढ़ा आदमी था, शायद ढाबे का मालिक। उसने हमें देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, न कोई हैरानी, न कोई स्वागत, बस एक खालीपन। राम राम चाचा, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा ताकि वो सुन सके। बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में ढंसी हुई लग रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी शिकारी जानवर की याद दिला रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे किसी सूखे हुए खेत की जमीन। राम राम, उसकी आवाज निकली जो किसी सूखी हुई कुएं से आती हुई लग रही थी, बहुत भारी और खुरदरी। चाचा, एक मदद चाहिए थी। ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, ये कहां तक जाएगा? ट्रक लेकर जा सकते हैं क्या? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। बूढ़े ने हमें कुछ देर तक घूरा। उसकी नजरें हमारे चेहरे से होती हुई हमारे ट्रक पर जाकर टिक गईं। ऐसा लगा जैसे वो हमें नहीं, हमारे अंदर झांक रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, रास्ता तो आगे शाहपुरा के पास ही हाईवे से मिला देगा तुमको। शॉर्टकट है, 30-40 किलोमीटर बच जाएंगे तुम्हारे। उसकी बात सुनकर राजू की आंखों में चमक आ गई। और रास्ता ठीक तो है ना चाचा? मतलब पक्का है? ट्रक तो निकल जाएगा ना आराम से? बूढ़े के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसके पीले पान से सने दांत उस टिमटिमाती रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। हाँ हाँ, रास्ता तो पक्का है, राजा महाराजाओं के जमाने का है। बस अब चलता नहीं है कोई इस पर, सुनसान रहता है। उसकी बात का आखिरी हिस्सा मुझे खटक गया। चलता क्यों नहीं है कोई? मैंने पूछ ही लिया। कौन जाएगा बाबूजी? जब बढ़िया हाईवे बना है तो? ये तो पुराना रास्ता है, अब बस गांव वाले ही काम में लेते हैं, वो भी दिन दिन में। रात में तो यहां कोई नहीं भटकता। सुनसान है ना? उसने बड़ी सहजता से कहा, जैसे इसमें कोई राज की बात ना हो। मैंने और राजू ने एक दूसरे को देखा। बात तो ठीक ही थी। जब अच्छी खासी सड़क मौजूद हो तो कोई ऐसे वीरान रास्ते पर क्यों जाएगा? हमारे पास मजबूरी थी, इसलिए हम यहां थे। ठीक है चाचा, 2 कप चाय पिला दो, बस कड़क वाली, दिमाग सुन्न हो गया है। और खाने में क्या मिलेगा चाचा? भूख भी जोरों की लग रही है, मैंने पूछा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बूढ़े ने अंगीठी पर छड़ी एक काली पतीली की तरफ इशारा किया। अभी तो बस मटन बना है बाबूजी, गर्मा गर्म, खाकर देखो, शहर की सारी बिरयानी भूल जाओगे। मटन का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी तो आया, लेकिन राजू का ख्याल आते ही मैंने पूछा, और सब्जी रोटी? सब्जी तो अब सुबह ही बनेगी, बूढ़े ने उसी सपाट आवाज में जवाब दिया। राजू का चेहरा फिर उतर गया। वो बेचारा भूखा था। मैंने उसे देखा, फिर बूढ़े को। इस सुनसान जगह पर, इस अजीब से ढाबे पर सिर्फ मटन का होना थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद रात में यहां ज्यादा ग्राहक नहीं आते होंगे, इसलिए वो एक ही चीज बनाकर रखता होगा। एक काम करते हैं उस्ताद, राजू ने खुद ही हल निकाला। आप मटन पैक करवा लो, रास्ते में कहीं रुक कर खा लेना। मैं तो बिस्कुट और नमकीन लाया हूं साथ में, उसी से काम चला लूंगा। मुझे ये ठीक लगा। मैंने बूढ़े को मटन पैक करने के लिए कहा। उसने एक पुरानी मिट्टी की हांडी उठाई और उसमें से कलछुल से वो मटन निकालने लगा। मटन का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा था, लगभग काला, और उसकी तरी भी बहुत गाढ़ी और चिपचिपी लग रही थी। उससे उठने वाली महक भी कुछ अजीब थी। मसालेदार तो थी, पर उसमें एक हल्की सी मीठी अनजानी सी गंध भी मिली हुई थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बूढ़े ने कुछ मोटी मोटी लगभग जली हुई रोटियां भी एक पुराने अखबार में लपेट कर दे दी। हमने अपनी चाय खत्म की। चाय का स्वाद भी कुछ कसैला सा था। मैंने पैसे निकाल कर उसे दिए। उसने पैसे लेते वक्त मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी अंगीठी को घूरता रहा। न उसने हमें कोई चेतावनी दी, न कोई सलाह, जैसे हमारा आना जाना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। हम दोनों चुपचाप वापस ट्रक की तरफ बढ़े। केबिन में आकर बैठे तो एक अजीब सी खामोशी पसर गई।
चलें उस्ताद? राजू ने धीरे से पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली, बजरंगबली का नाम मन में लिया और स्टीयरिंग व्हील संभाल कर ट्रक को उस अंधेरी सड़क पर मोड़ दिया। ट्रक की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर कर एक रास्ता बनाया। वो रास्ता कहाँ जा रहा था हम नहीं जानते थे। हम बस इतना जानते थे कि हम एक जानी पहचानी मुसीबत से निकलकर एक अनजानी राह पर बढ़ रहे थे। इस बार हमारे पास कोई चेतावनी नहीं थी, सिवाय हमारे अपने दिल में उठती एक अनकही सी घबराहट के। मैंने ट्रक को उस अंधेरी सड़क पर डाल तो दिया था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे इंजन के साथ कोई मुकाबला कर रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को जहां तक चीर पाती थीं, बस वहीं तक दुनिया थी। उसके आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ बस एक काला समंदर था, ऐसा कालापन जो आंखों में चुभता था। सड़क तारकोल की तो थी, पर जगह जगह से उखड़ी हुई और गड्ढों से भरी हुई। मुझे ट्रक को बहुत संभाल कर धीमी रफ्तार से चलाना पड़ रहा था। हर गड्ढे पर ट्रक ऐसे हिलता जैसे कोई घायल जानवर कराह रहा हो। केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। राजू, जो हमेशा कुछ न कुछ बोलकर माहौल को हल्का रखता था, आज बिल्कुल चुप था। वो बस अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठा था और खिड़की से बाहर उस अंतहीन अंधेरे को घूर रहा था। शायद उस जगह की वीरानी और सन्नाटे ने उसके मन में भी एक अनजाना सा डर बिठा दिया था। और मैं तो बाहर से भले ही शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उस ढाबे की तस्वीर और बूढ़े मालिक का भाव शून्य चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई डरावनी बात नहीं थी, पर उस जगह की उदासी ही अपने आप में एक चेतावनी जैसी लग रही थी। देखा उस्ताद? राजू ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक जबरदस्ती की बहादुरी थी। आप तो ऐसे ही डर रहे थे, रास्ता ठीक ही तो है, बस थोड़ा सुनसान है। अभी कुछ मत बोल, मैंने उसे टोका। जब तक आंखों से हाईवे ना दिख जाए तब तक दिल को तसल्ली नहीं। अभी तो हम इस काले जंगल के बीच में हैं। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। उनकी टहनियां सड़क के ऊपर तक ऐसे झुकी हुई थीं जैसे वो मिलकर एक सुरंग बना रही हों। दिन में शायद ये नजारा बहुत खूबसूरत लगता होगा, लेकिन रात के इस पहर में ट्रक की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में ये पेड़ किसी खौफनाक कहानी के किरदारों जैसे लग रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लगती थीं जैसे कोई कंकाल अपनी बाहें फैलाए हमें अपनी ओर बुला रहा हो। हवा चलती तो उनके पत्ते सरसराते और ऐसी आवाज पैदा होती जैसे कोई अंधेरे में खड़ा फुसफुसा रहा हो। मैंने अपनी नजरें सड़क पर जमाए रखी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार साइड वाले शीशों की तरफ जा रहा था। मैं शीशों में पीछे देखने की कोशिश करता, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। एक ऐसा अंधेरा जो ऐसा लगता था जैसे हमारे ट्रक का पीछा कर रहा हो। जैसे ही हम आगे बढ़ते वो हमारे पीछे की जगह को निगलता जा रहा हो। करीब आधा घंटा इसी तरह गुजर गया होगा। हम उस सड़क पर चलते जा रहे थे, बिना ये जाने कि वो हमें कहाँ ले जा रही है। न कोई मोड़, न कोई गांव, न कोई इंसान, बस एक सीधी अंतहीन सड़क और दोनों तरफ फैला हुआ अंधेरे का साम्राज्य। मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पिया। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दो छोटी छोटी रोशनियां। जैसे ही हम पास पहुंचे वो रोशनियां हिली और तेजी से सड़क के किनारे अंधेरे में गायब हो गईं। वो क्या था उस्ताद? राजू ने घबराकर पूछा। कोई जानवर होगा, सियार या जंगली बिल्ली। डर मत, मैंने उसे तसल्ली दी, हालांकि मेरा खुद का दिल जोर से धड़क गया था। इस सुनसान सड़क पर कुछ भी अनहोनी जैसा लगता था। हम थोड़ा और आगे बढ़े। अब सड़क के किनारे खेत शुरू हो गए थे। मक्के या बाजरे की ऊंची ऊंची फसल लहलहा रही थी। वो फसल इतनी घनी और ऊंची थी कि अगर उसमें कोई इंसान भी छिपा हो तो पता न चले। ये ख्याल आते ही मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। उस्ताद, ट्रक रोको ना जरा, राजू ने अचानक कहा। मेरा मन हुआ कि उसे खींच कर लगाऊं। दिमाग खराब है तेरा? इस जंगल में रोकेगा तू ट्रक? मैंने कहा था ना, जो करना है ढाबे पर ही कर लेता। नहीं उस्ताद, बहुत जोर से लगी है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। बस 2 मिनट लगेंगे, प्लीज रोक दो। वो लगभग गिड़गिड़ाने लगा। मैं गुस्से में कुछ बड़बड़ाया, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे रोकना ही पड़ा। इस सुनसान सड़क पर उसे मना करना भी ठीक नहीं था। मैंने सड़क के किनारे एक ऐसी जगह देखकर ट्रक रोका जहां फसल थोड़ी कम थी और जमीन खाली थी। जल्दी करके आ और ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही निपट ले, मैंने उसे हिदायत दी। हाँ उस्ताद, बस 2 मिनट, अभी आया, कहकर राजू दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। ट्रक की केबिन लाइट एक पल के लिए जली और मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया।
वो थोड़ा पीला पड़ रहा था। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और सड़क पार करके खेतों की तरफ अंधेरे में चला गया। मैंने देखा वो धीरे धीरे उस ऊंची फसल के बीच कहीं गुम हो गया। मैंने इंजन बंद नहीं किया। मैं चाहता था कि ट्रक की हेडलाइट्स जलती रहें ताकि थोड़ी रोशनी रहे। मैं स्टीयरिंग पर हाथ रखे उसका इंतजार करने लगा। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट। झींगुरों की आवाज अब और भी तेज लग रही थी। हवा की साएं साएं अब किसी के रोने जैसी लग रही थी। मैंने घड़ी देखी, 5 मिनट हो चुके थे। इतनी देर कौन लगाता है? मेरे मन में ख्याल आया, शायद पेट खराब होगा बेचारे का। मैंने हॉर्न पर हाथ रखा, फिर हटा लिया। सोचा बेचारा परेशान होगा, हॉर्न बजाकर उसे और परेशान करना ठीक नहीं। मैंने इंतजार करना ही बेहतर समझा। 7 मिनट, 8 मिनट। अब मुझे बेचैनी होने लगी। मेरा दिल अकारण ही तेज धड़कने लगा था। उस जगह का सन्नाटा मेरे दिमाग पर असर करने लगा था। पर राजू तो ना औरत है न बच्चा। मैंने अपने मन को समझाया, मैं खामखा डर रहा हूं। 10 मिनट बीत गए। अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। इस भयानक सन्नाटे में, इस अनजान जगह पर एक एक पल एक एक घंटे जैसा लग रहा था। अरे राजू, ओए राजू! मैंने केबिन का शीशा नीचे करके आवाज लगाई। मेरी आवाज उस खामोशी में दूर तक गई और फिर उसी में खो गई। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट और झींगुरों का शोर। मेरा दिल अब बुरी तरह से घबराने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ का अंधेरा और भी घना हो गया है, जैसे वो मेरे ट्रक को, मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मैंने फिर से आवाज लगाई, इस बार और जोर से। राजू, कहां मर गया बे? जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। हजारों बुरे ख्याल मेरे दिमाग में एक साथ दौड़ने लगे। कहीं किसी जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया, या कोई और। 15 मिनट, पूरे 15 मिनट गुजर चुके थे। राजू वापस नहीं आया था। वो ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। हर हाल में मुझे उसे ढूंढना था। वो मेरा खलासी ही नहीं, मेरा छोटा भाई था। मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता था। मैंने मन को पक्का किया। सीट के नीचे से मैंने लोहे की एक मोटी रॉड निकाली, जो हम अक्सर टायर बदलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। उसे हाथ में पकड़ते ही थोड़ा हौसला आया। फिर मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया और उसकी टॉर्च जला ली। एक गहरी लंबी सांस खींचकर मैंने ट्रक का भारी दरवाजा खोला। कर्र की एक कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला और वो आवाज उस रात के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी। मैंने अपना एक पैर नीचे जमीन पर रखा। जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अब मैं उस अंतहीन अंधेरे में, उस सुनसान सड़क पर अपने ट्रक के पास अकेला खड़ा था। मेरे एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और दूसरे में लोहे की रॉड। हवा का एक ठंडा झोंका आया और मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गया। मैंने मोबाइल की रोशनी उस तरफ डाली जहां राजू गया था। रोशनी ऊंची ऊंची फसल पर पड़ रही थी, जिससे लंबी लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस फसल के अंदर सैकड़ों लोग छिपे हों और मुझे घूर रहे हों। मेरा दिल मुंह को आ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपना पहला कदम उस अंधेरे की ओर बढ़ाया जहां मेरा भाई, मेरा राजू, खो गया था। मैं ट्रक से उतरकर उस घने अंधेरे में अकेला खद्दा था। मेरे कानों में मेरे ही दिल की धड़कनें हथौड़े की तरह बज रही थीं। एक हाथ में मोबाइल की कांपती हुई रोशनी और दूसरे हाथ में लोहे की ठंडी रॉड। हवा का हर झोंका अपने साथ एक अनजानी सरसराहट लाता और मेरे रोंगटे खड़े कर जाता। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसी गोताखोर पानी में उतरने से पहले लेता है, और अपना पहला कदम खेतों की ओर उस घने अंधेरे में बढ़ा दिया जहां राजू खो गया था। खेत की मेड़ पार करते ही मैं उस ऊंची फसल के बीच था। वो मक्के की फसल थी और इतनी ऊंची और घनी कि मेरे सिर से भी ऊपर थी। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी भूल भुलैया में आ गया हूं। बाहर की जो थोड़ी बहुत चांदनी थी, वो भी अब यहां तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे मोबाइल की टॉर्च की रोशनी एक पतली सी लकीर बना रही थी और उस लकीर के दायरे से बाहर हर तरफ घना स्याह अंधेरा था। फसल के सूखे पत्ते मेरे पैरों के नीचे चरमराहट की आवाज कर रहे थे और हर आवाज मेरे ही कलेजे पर चोट कर रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा था।
राजू, ओए राजू, कहाँ है तू? मैंने फुसफुसाते हुए आवाज दी। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन एक अनजाने डर ने मेरा गला जकड़ रखा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं जोर से चिल्लाया तो मैं किसी सोए हुए खतरे को जगा दूंगा। के बीच हवा ऐसे घूम रही थी कि हर पल एक नया धोखा होता। कभी लगता कि मेरे ठीक बगल से कोई गुजरा है, कभी लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं हर आहट पर चौंक कर पलटता, रॉड को मजबूती से पकड़ता, पर वहां सिवाय हिलते हुए मक्के के पौधों के और कुछ नहीं होता। वो पौधे भी हेडलाइट्स की रोशनी में ऐसे लग रहे थे जैसे सूखे हुए इंसानी हाथ हों जो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। मैं और अंदर तक चला गया। राजू, जवाब दे यार, मजाक मत कर। मेरी आवाज में अब डर के साथ साथ एक गुजारिश भी थी। तभी मेरे पैर से कुछ टकराया। मैंने टॉर्च नीचे की। वो पानी की एक पुरानी टूटी हुई बोतल थी, शायद राजू की ही हो। मैंने उसे उठाया। एक उम्मीद जगी कि शायद वो यहीं कहीं आसपास है। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। कुछ दूर पर मुझे जमीन पर कुछ निशान दिखे। ऐसा लगा जैसे कोई यहां घिसटता हुआ गया हो। मेरा दिल डूब गया। कहीं किसी ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया? मैं उन निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं भगवान से मना रहा था कि राजू ठीक हो। वो निशान कुछ दूर जाकर एक घनी झाड़ी के पास खत्म हो गए। मैंने टॉर्च झाड़ी के अंदर मारी। अंदर सिवाय सूखे पत्तों और जंगली घास के कुछ नहीं था। कोई खून का धब्बा नहीं, कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो निशान बस मुझे यहां तक लाने के लिए ही बने थे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। करीब 10 मिनट तक मैं इसी तरह उस फसल के जंगल में राजू को पुकारता रहा, उसे ढूंढता रहा, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। वो ऐसे गायब हो गया था जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान उठा ले गया हो। अब मेरे अंदर का डर मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे लगने लगा कि इस जगह पर और रुकना खतरे से खाली नहीं है। राजू तो नहीं मिल रहा था, कहीं मैं भी ना खो जाऊं। मैंने एक आखिरी बार चारों तरफ देखा, एक आखिरी बार उसे आवाज दी, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो भारी मन और कांपते कदमों से मैंने वापस ट्रक की तरफ लौटना शुरू कर दिया। वापस लौटना और भी ज्यादा भयानक था। अब मुझे हर पल यह लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बार बार पलट कर देखता, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैं लगभग दौड़ता हुआ उस फसल से बाहर निकला और वापस सड़क पर आया। दूर खड़ा मेरा ट्रक अपनी जलती हुई हेडलाइट्स के साथ किसी महफूज पनाहगाह जैसा लग रहा था। मैं तेजी से ट्रक की ओर बढ़ा। मैं बस जल्दी से जल्दी उस केबिन में घुसकर दरवाजा बंद कर लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक का दूसरी तरफ का यानी खलासी वाली सीट का दरवाजा खुला और बंद हुआ। खटाक की आवाज उस खामोशी में मेरे कानों में बम की तरह फटी। मैंने देखा कोई अभी अभी केबिन में बैठा है। अंधेरे के कारण मैं चेहरा नहीं देख पाया, पर वो परछाई राजू की ही थी। एक पल के लिए मेरे पूरे बदन में राहत की एक लहर दौड़ गई। जान में जान आई, लेकिन अगले ही पल मेरा खून खौलने लगा। हरामखोर, मैं मन ही मन बुदबुदाया। मैं यहां जंगल में पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा हूं और ये बदमाश चुपचाप आकर ट्रक में बैठ गया। मैं गुस्से में लगभग दौड़ता हुआ अपने साइड पहुंचा और झटके से दरवाजा खोलकर केबिन में चढ़ गया। कहां मर गया था बे? मैं उस पर बरस पड़ा। और ये क्या तमाशा है? मैं 20 मिनट से जंगल में तुझे आवाजें दे रहा हूं और तू यहां आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। केबिन की धीमी रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। वो राजू ही था, पर कुछ तो अजीब था। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई घबराहट, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक सपाट सा भाव था। अरे उस्ताद, आप तो खामखा ही परेशान हो जाते हो, उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। उसकी आवाज भी थोड़ी अलग लग रही थी, थोड़ी गहरी, थोड़ी भारी। कहाँ तो था पेट में गड़बड़ है, सो जरा दूर निकल गया था खेतों में, टाइम लग गया। आप तो टेंशन ही ले लेते हो। मैं उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। टेंशन ले लेता हूं? अरे तेरी वजह से मेरी जान हलक में आ गई थी। एक आवाज नहीं दे सकता था तू? अब छोड़ो भी उस्ताद, आ तो गया ना, चलें अब, वैसे ही बहुत देर हो गई है। उसने बात को ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे उसका यह रवैया बहुत ही अजीब लगा। जो राजू मेरी एक हल्की सी डांट पर मुंह लटका लेता था, वो आज इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से उड़ा रहा था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ तो अलग था। वो हमेशा की तरह शांत और सरल नहीं लग रही थी। उनमें एक अजीब सी, अपरिचित सी चमक थी। खैर, मैंने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। सोचा शायद डर के मारे ऐसा बर्ताव कर रहा हो। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और ट्रक को पहले गियर में डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया।
अब केबिन के अंदर का माहौल और भी ज्यादा बोझिल हो गया था। बाहर की खामोशी से ज्यादा भयानक खामोशी हमारे बीच थी। मैं ट्रक चला रहा था, पर मेरा पूरा ध्यान बगल वाली सीट पर था। मैं बार बार कनखियों से उसे देख रहा था। वो बिल्कुल शांत बैठा था, मूर्ति की तरह। न कोई हरकत, न कोई बात, बस सीधा सामने अंधेरे में घूर रहा था। उसका इस तरह शांत बैठना मुझे और भी ज्यादा डरा रहा था। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या हुआ होगा इसके साथ खेतों में? ये इतना बदल कैसे गया? ये वही राजू है जिसे मैं सालों से जानता हूं? हर सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहा था। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। राजू, गांव में सब ठीक है? माँ बापू ठीक हैं? उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। बस इतना ही कहा और फिर सामने देखने लगा। ये और भी अजीब था। अपने माँ बाप के जिक्र पर तो वो हमेशा भावुक हो जाता था, उनकी बातें करने लगता था। पर आज जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 10 किलोमीटर। ट्रक के मीटर पर मैंने 10 किलोमीटर का फासला तय होते हुए देखा। हम उस जगह से 10 किलोमीटर आगे आ चुके थे। शायद अब सब ठीक है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। मैं अपने मन को यही तसल्ली दे रहा था कि तभी वो बोला, उस्ताद। उसकी वही भारी गहरी आवाज गूंजी। भूख लगी है? भूख लगी है? मैंने कहा। रुक, बिस्कुट का पैकेट देता हूं। बिस्कुट नहीं, उसने कहा और अपनी उंगली से डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया, जहां वो मिट्टी की हांडी रखी थी। वो खाना है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे हाथ जहां थे वहीं रुक गए। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुझे क्या हुआ है राजू? तू तो मटन नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी है तू। अब लग रही है भूख तो खा लेता हूं, उसने लगभग झपटते हुए कहा। आप भी ना, कितनी बातें पकड़कर बैठ जाते हो। लाओ जल्दी। और मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने वो हांडी उठा ली। मैं हैरान, परेशान, बस उसे देखता रह गया। ये क्या हो रहा था? ये अविश्वसनीय था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह खतरा है क्या। उसने हांडी का ढक्कन खोला। वही अजीब सी मीठी सी गंध फिर से केबिन में फैल गई। और फिर जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। राजू ने रोटी का इंतजार नहीं किया। उसने सीधे अपने हाथ उस हांडी में डाले और मटन का एक बड़ा सा चिकनाई से लथपथ टुकड़ा निकाला। और फिर किसी जंगली जानवर की तरह वो उस पर टूट पड़ा। वो उसे चबा नहीं रहा था, बल्कि उसके टुकड़े नोच नोच कर सीधे निकल रहा था। चरर चरर की आवाज के साथ वो हड्डी तक चबा रहा था। तरी और चर्बी उसके मुंह के किनारों से बहकर उसकी कमीज पर, सीट पर, हर जगह गिर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी परमानंद वाली मुस्कान थी। मैं पत्थर बन चुका था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़े बस उस खौफनाक मंजर को देख रहा था। ये मेरा राजू नहीं था। ये राजू हो ही नहीं सकता था। मेरा राजू तो एक निवाला भी 100 बार चबाकर खाता था। और ये तो कोई वहशी दरिंदा था जो इंसान की खाल में मेरे बगल में बैठा था। उसने एक के बाद एक 3-4 बड़े बड़े टुकड़े इसी तरह निगल लिए। हांडी का ज्यादातर हिस्सा अब खाली हो चुका था। उसने अपनी चिकनी, खून जैसी तरी से सनी उंगलियों को अपनी जबान से छट-छट करके साफ किया। फिर उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो अपरिचित चमक और भी ज्यादा थी। वो लाल हो रही थी और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राजू का जंगल में गायब हो जाना, उसका अजीब सा बर्ताव, 10 किलोमीटर की खामोशी और अब ये जानवरों की तरह मांस खाना, सारी कड़ियां मेरे दिमाग में एक एक करके जुड़ने लगी थी। और जब वो जुड़ी तो एक ऐसी तस्वीर बनी जिसने मेरे खून को मेरी नसों में जमा दिया। मुझे एक भयानक सच का एहसास हुआ, एक ऐसा सच जो मेरी कल्पना से भी परे था। ये मेरा राजू नहीं है। मैं एक शैतान के साथ इस बंद ट्रक में कैद हूं। वक्त जैसे थम गया था। मेरे कानों में मेरे खून के बहाव का शोर था और आंखों के सामने वो मंजर जो किसी जहन्नुम के सपने से भी बदतर था। मेरे बगल में बैठा वो जो राजू के जिस्म में था, अब सिर्फ एक वहशी दरिंदा लग रहा था। मिट्टी की वो खाली हांडी उसके पैरों के पास लुढ़की पड्डी थी। उसने अपनी लंबी भूरी जबान निकालकर अपने होठों के चारों तरफ फेरी, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार खत्म करने के बाद आखिरी स्वाद ले रहा हो। उसकी वो हरकत इतनी गैर इंसानी थी कि मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं न हिल पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था।
सिर्फ आंखें मजबूर थीं उस खौफ को देखने के लिए। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन कैसे मुझे खुद नहीं पता था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे और पैर एक्सेलरेटर पर। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर कोई और चला रहा है और मैं, असली रणधीर, कहीं अंदर कैद होकर बस ये सब देख रहा हूं। उसने अपनी गर्दन को एक अजीब से झटके से मेरी तरफ घुमाया। उसकी गर्दन घूमते वक्त छट की एक सूखी आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी तोड़ता है। उस्ताद। उसकी आवाज अब राजू की नहीं थी तो वैसी ही, पर उसके पीछे एक और गहरी खुरदरी आवाज की परत थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। और है, मेरी जबान तालू से चिपक गई थी। मैंने न में सिर हिलाने की कोशिश की, पर मेरा सिर हिला नहीं। खत्म हो गया। मेरे मुंह से सिर्फ एक टूटी फूटी फुसफुसाहट निकली, जो शायद उसे सुनाई भी नहीं दी होगी। उसने कुछ देर तक मुझे घूरा। उसकी आंखों में अब वो लाल चमक एक दहकते हुए कोयले की तरह लग रही थी। केबिन की पीली मध्यम रोशनी में उसका चेहरा पल पल रंग बदल रहा था। फिर उसके होंठ एक मुस्कान में खींचे, पर वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। वो सिर्फ होंठों का खिंचाव था, जिसके पीछे कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक भूखी खूंखार हवस थी। मटन नहीं है, उसने धीरे से कहा, एक एक शब्द को चबाते हुए। तो क्या हुआ? उसने एक पल का विराम लिया, और उस एक पल में मुझे अपनी जिंदगी की फिल्म अपनी आंखों के सामने चलती हुई दिखाई दे गई। मेरी बीवी का चेहरा, मेरे बच्चों की हंसी, मेरा घर, मेरा गांव, सब कुछ एक झटके में मेरे दिमाग से गुजर गया। हाँ, तू है ना, ये शब्द नहीं थे, ये मौत का फरमान था। ये वाक्य मेरे कानों से होता हुआ सीधे मेरे दिल में धंस गया और वहां जाकर फट गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बाहर झींगुरों की आवाज, इंजन का शोर, हवा की साएं साएं, सब बंद। सिर्फ मेरे कानों में एक तेज टीं की आवाज गूंज रही थी। और फिर वो बदलने लगा। सबसे पहले उसकी आंखों में बदलाव आया। वो लाल कोयले अब और भी ज्यादा दहकने लगे। आंखों की पुतलियां फैलने लगी, जब तक कि आंखों का सफेद हिस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ दो लाल गोले थे, जिनमें न कोई भाव था, न कोई रहम, सिर्फ एक अंतहीन भूख थी। फिर मैंने वो आवाज सुनी, हड्डियों के छटकने की आवाज। छटर पटर की वो घिनौनी आवाज उसके अंदर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर बैठकर उसके ढांचे को तोड़ मरोड़ रहा हो। उसका कद बढ़ने लगा। वो सीट पर बैठा बैठा ही लंबा होने लगा। उसका सिर अब ट्रक की छत से टकरा रहा था। उसके चेहरे की बनावट पिघलने लगी, जैसे मोम गर्मी से पिघलती है। उसकी नाक अंदर की तरफ धंसने लगी और उसकी जगह सिर्फ दो बड़े बड़े नथुने रह गए। उसका मुंह, हे मेरे मालिक, उसका मुंह फैलने लगा। उसके होंठ फटकर खींचने लगे, गालों तक पहुंच गए और एक चौड़ी भयावह दरार बन गई, जिसके अंदर मुझे नुकीले, सुई की तरह पतले और पीले दांतों की कई कतारें दिखाई दी। उसकी चमड़ी का रंग बदलने लगा। वो इंसानी भूरे रंग से बदलकर एक बीमार, चितकबरे, सलेटी काले रंग की होने लगी। जगह जगह से चमड़ी फट रही थी और उसके नीचे से खून नहीं, बल्कि एक गाढ़ा काले रंग का तरल रिस रहा था। राजू का चेहरा अब पूरी तरह से जा चुका था। उसकी जगह जो चीज मेरे बगल में बैठी थी, वो इस दुनिया की नहीं थी। वो किसी बुरे सपने की पैदाइश थी, किसी तांत्रिक के काले जादू का जीता जागता सबूत। उस पूरे बदलाव के दौरान उसके गले से एक घुरघुराहट, एक गुर्राने की आवाज निकल रही थी, जो किसी जानवर और मशीन का मिश्रण लग रही थी। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। मैं सिर्फ एक जिंदा लाश था, जो अपनी मौत को अपने सामने तैयार होते हुए देख रहा था। ट्रक अब भी चल रहा था, सड़क पर दाएं बाएं लहराता हुआ, पर मुझे किसी चीज की सुध नहीं थी। उस जीव ने, उस छलावे ने अपना एक हाथ उठाया। वो हाथ अब राजू का नहीं था। उंगलियां लंबी और पतली हो गई थीं और उनके सिरों पर काले मुड़े हुए जानवरों जैसे नाखून उगाए थे। और फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो इतनी तेजी से मुझ पर झपटा कि मुझे पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। एक झटके में वो मेरे ऊपर था। उसका वजन किसी पत्थर की चट्टान जैसा था। मैं स्टीयरिंग व्हील और अपनी सीट के बीच बुरी तरह से पिचक गया। उसके मुंह से एक सड़ी हुई कच्ची लाश जैसी बदबू आ रही थी, जिससे मेरी अंतड़ियां मुंह को आ गईं। आहा! एक दर्दनाक चीख मेरे गले से निकली जब उसके नुकीले नाखूनों ने मेरे कंधे को चीर दिया। मेरे मोटे जैकेट और कमीज को फाड़ते हुए वो नाखून मेरे मांस में ऐसे ढंस गए
जैसे गर्म चाकू मक्खन में ढसता है। दर्द की एक बिजली सी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपना वो भयानक दांतों से भरा मुंह मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं समझ गया वो मुझे जिंदा खाने वाला है। अचानक मेरे अंदर कहीं से एक चिंगारी भड़की, मौत के डर से भी बड़ी एक चिंगारी, जीने की इच्छा। मेरे दिमाग ने नहीं, मेरे शरीर ने अपने आप हरकत की। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने घुटने उठाए और उसके पेट में दे मारे। उसे शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। वो एक गुर्राने की आवाज के साथ थोड़ा पीछे हटा। मुझे बस एक पल की मोहलत मिली। ट्रक अब पूरी तरह से बेकाबू होकर सड़क पर किसी सांप की तरह लहरा रहा था। एक तरफ हजारों फुट गहरी खाई जैसा अंधेरा था और दूसरी तरफ पेड़ों का घना जंगल। मैंने सीट के नीचे पड़ी वो लोहे की रॉड टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आई। वो जीव फिर से मुझ पर झपटने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी लाल आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। मुझे पता था मैं उससे लड़ नहीं सकता। इस बंद केबिन में मैं उसका मुकाबला एक सेकंड भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही उम्मीद, बाहर। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को जोर से जंगल की तरफ घुमा दिया। ट्रक एक तेज झटके के साथ मुड़ा और सड़क के किनारे की कच्ची जमीन पर उतर गया। ट्रक बुरी तरह से उछला, मेरा सिर छत से टकराया। वो जीव भी अपना संतुलन खो बैठा और एक पल के लिए मुझसे उसकी पकड़ ढीली हुई। बस यही मौका था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने पूरे वजन के साथ ट्रक के दरवाजे पर अपनी देह मार दी। दरवाजा पहले से ही ठीक से बंद नहीं था। मेरे धक्के से उसका लॉक टूट गया और खटाक की तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। ठंडी तेज हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। बाहर भागते हुए पेड़ और जमीन का धुंधला नजारा दिखाई दिया। वो जीव फिर से मुंह तक पहुंचने के लिए लपका। उसके नाखूनों ने हवा में एक लकीर खींची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने खुद को बाहर की तरफ धकेल दिया। एक पल के लिए मैं हवा में था। सब कुछ शांत हो गया। मुझे सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज सुनाई दे रही थी। नीचे अंधेरी जमीन किसी भूखे जानवर की तरह अपना मुंह खोले मेरा इंतजार कर रही थी। और फिर मैं जमीन से टकराया। एक भयानक असहनीय दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरा सिर किसी पत्थर से टकराया। मेरी आंखों के सामने लाखों चिंगारियां नाच उठी। मुझे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। दुनिया मेरे चारों तरफ घूमने लगी। दूर कहीं मुझे मेरे ही ट्रक के बेकाबू होकर एक बड़े से पेड़ से टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। धातु के मुड़ने और शीशों के टूटने का एक डरावना शोर, और फिर खामोशी, गहरी ठंडी जानलेवा खामोशी। सिर्फ मेरे कानों में एक धीमी होती रिंगटोन बज रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे लगा बस यही अंत है। मैं उस सुनसान डरावनी सड़क पर एक टूटे हुए शरीर के साथ अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूं। कितनी देर में बेहोश रहा मुझे नहीं पता। आंखें खुली तो सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की वो था दर्द। ऐसा दर्द जैसे किसी ने मेरे पूरे जिस्म को हथौड़ों से पीटा हो और फिर जख्मों पर नमक मिर्च छिड़क कर छोड़ दिया हो। मेरा सिर घूम रहा था जैसे मैं किसी टूटे झूले पर लटक रहा हूं। मुंह में खून और मिट्टी का कड़वा स्वाद था। कानों में अब भी वो धीमी सी टी की आवाज गूंज रही थी और साथ में मेरी अपनी सांसों की आवाज जो किसी टूटी हुई धौंकनी जैसी चल रही थी। मैंने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की। सब कुछ धुंधला लग रहा था। कुछ पल लगे ये समझने में कि मैं हूं कहां। मैं उस सुनसान सड़क के किनारे कच्ची जमीन पर पड़ा था। मेरे ऊपर काला आसमान फैला था। न चांद था न तारे, सिर्फ एक काली चादर जो जमीन के अंधेरे से मिलकर पूरी दुनिया को एक बंद डरावने डब्बे जैसा बना रही थी। मैंने हिलने की कोशिश की और मेरे गले से एक दर्द से भरी चीख निकल गई। मेरा बायां हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा था। जब मैंने उसे देखने की कोशिश की तो वो एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था, शायद टूट चुका था। दाहिने पैर में भी तेज चुभता हुआ दर्द था। मेरे कपड़े कई जगह से फट चुके थे और ठंडी हवा सीधा मेरे घावों से टकरा रही थी, जिससे वो झंझना उठे। कुछ ही दूरी पर मेरा ट्रक खड़ा था, या कहूं जो कुछ बचा था वो खड़ा था। वो एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ से टकरा गया था। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक कर अंदर घुस गया था। केबिन का शीशा चकनाचूर हो चुका था। एक हेडलाइट अब भी जल बुझ रही थी, मानो वो भी अब दम तोड़ने ही वाली हो। उसकी कांपती रोशनी पेड़ की जटाओं और आसपास की झाड़ियों पर पड़कर डरावनी परछाइयां बना रही थी।
उसे देखकर मेरे सीने में एक और तेज टीस उठी। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो मेरा साथी था, मेरा घर, मेरा रोजगार। आज वो खुद एक लाश की तरह वहां पड़ा था, लेकिन तभी मुझे याद आया, वो जीव, वो अजीब सा छलावा, कहां गया वो? क्या वो भी ट्रक के साथ मारा गया? या अब भी यहीं कहीं अंधेरे में छिपा हुआ है? ये ख्याल आते ही मेरा सारा दर्द, सारी चोटें पल भर में गायब हो गईं। डर ने दोबारा मेरी सांसों को जकड़ लिया। अब हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका रही थी। पत्तों की सरसराहट पर मैं सिहर उठता। दूर किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो लगता वही दरिंदा पास आ रहा है। वो जलती बुझती हेडलाइट अब रोशनी की जगह खतरे का संकेत लग रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वो रोशनी उस दरिंदे को मेरी तरफ खींच लाएगी। मैं उस टूटे केबिन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डर लग रहा था कहीं वहां मुझे दो लाल आंखें घूरती ना दिख जाए। मैं वहां पड़ा नहीं रह सकता था। अगर वहीं रुका रहा तो या तो खून बह जाने से मर जाऊंगा, या ठंड से जम जाऊंगा, या फिर वो मुझे ढूंढ निकालेगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो यहां से निकलना होगा, मदद ढूंढनी होगी। लेकिन कैसे? मेरा एक हाथ और एक पैर लगभग बेकार हो चुके थे। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैंने अपने ठीक ठाक हाथ और पैर का सहारा लिया, खुद को खींचने की कोशिश की। आहा! एक और दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे दिमाग में मेरे बच्चों के चेहरे घूम गए। मुझे उनके लिए जिंदा रहना था। मैंने जमीन पर कोहनियों और घुटनों के बल रेंगना शुरू किया। मेरा एक ही लक्ष्य था, वापस उसी रास्ते पर जाना जहां से हम आए थे। वो ढाबा, वो बूढ़ा आदमी, वही एक जानी पहचानी जगह थी। वहां से हाईवे ज्यादा दूर नहीं था। शायद वहां कोई मदद मिल जाए। सफर शुरू हो गया। एक ऐसा सफर जो कुछ किलोमीटर का था, पर मुझे वो हजारों मीलों से भी लंबा लग रहा था। सड़क की खुरदरी तारकोल मेरे घुटनों और हाथों को छील रही थी। हर एक इंच आगे बढ़ना एक जंग जीतने जैसा था। दर्द अब मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक चेहरा घूम जाता। उसकी वो लाल आंखें, वो नुकीले दांत। मैं डर के मारे कांपने लगता। वक्त का कोई हिसाब नहीं था। शायद आधा घंटा गुजरा हो या 1 घंटा। अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। ठंड अब मेरे खून को जमा रही थी। मेरी ताकत जवाब दे रही थी। मैं उस खौफनाक जगह से, अपने तबाह हुए ट्रक से दूर जाना चाहता था, लेकिन मेरा दिमाग बार बार वहीं लौट रहा था। क्या वो मर गया होगा? पेड़ से इतनी जोर की टक्कर के बाद किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन था, पर वो इंसान नहीं था। ये बात मैं खुद को कैसे समझाता? क्या पता वो अब भी उसी टूटे हुए केबिन में बैठा हो और मेरे जाने का इंतजार कर रहा हो, या शायद वो बाहर निकलकर उन खेतों में, उन पेड़ों के पीछे छिपकर मुझ पर नजर रखे हुए हो। यह ख्याल इतना डरावना था कि मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। मैं अब सिर्फ रेंग नहीं रहा था, मैं अपने जिस्म को घसीट रहा था। मेरे जख्मों से फिर से खून बहने लगा था और सड़क पर मेरे पीछे एक काली लकीर बनती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि अब मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा। यहीं, इसी सुनसान मनहूस सड़क पर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी लाश यहीं पड़ी पड़ी सड़ेगी और जंगली जानवर उसे नोच कर खाएंगे। मेरे बच्चे अपने पिता का इंतजार करते रहेंगे। मेरी बीवी की आंखें दरवाजे पर लगी रह जाएंगी। ये सोचकर ही मेरे अंदर एक निराशा भर गई। मैंने रेंगना बंद कर दिया और वहीं सड़क के बीचों बीच बेदम होकर लेट गया। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। मैंने आंखें बंद कर ली। बस अब और नहीं, मैं मन ही मन बुदबुदाया। मैं हार गया। मैं मौत का इंतजार कर रहा था, गहरी, ठंडी, खामोश मौत का। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से आती हुई, एक धीमी सी अस्पष्ट गूंज। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे दिमाग का वहम है। शायद मौत से पहले ऐसा ही होता होगा। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन वो गूंज धीरे धीरे बढ़ती गई। अब वो सिर्फ एक गूंज नहीं थी, वो एक लय में थी, एक घरघराहट, किसी इंजन की घरघराहट। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। आसमान अब भी काला था, सड़क अब भी सुनसान थी। मैंने उस दिशा में देखने की कोशिश की जहां से मैं आया था। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। फिर मैंने आगे की तरफ देखा, उस दिशा में जहां मेरा ट्रक तबाह हुआ था, और मुझे वो दिखा, एक रोशनी, बहुत दूर, एक टिमटिमाता हुआ नुक्ता, एक पीली सी रोशनी। वो स्थिर नहीं थी, वो हिल रही थी, जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो। मेरा दिल एक पल के लिए धड़का। क्या वो दरिंदा है?
क्या वो मेरे ट्रक की हेडलाइट लेकर मुझे ढूंढने आ रहा है? इस ख्याल ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने अपनी सांसें रोक लीं। मैं चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। मैं बस उस रोशनी को देख रहा था जो मेरी मौत का पैगाम लेकर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई, मुझे एहसास हुआ कि वो एक अकेली रोशनी नहीं है, उसके साथ एक और है। दो रोशनियां, और वो मशाल की तरह नहीं हिल रही थी, वो एक साथ आगे बढ़ रही थी। वो एक गाड़ी की हेडलाइट्स थी। ये एहसास होते ही मेरे अंदर जैसे किसी ने जिंदगी की एक बाल्टी उड़ेल दी हो। मेरी मरी हुई उम्मीद फिर से जी उठी। वो एक गाड़ी है, इसका मतलब है कि कोई और भी है इस सड़क पर, इंसान है, मुझे मदद मिल सकती है। मैंने अपनी सारी बची खुची ताकत को समेटा। मैं अपनी टूटी हुई बांह को हिला नहीं सकता था। मैंने अपने सही हाथ को उठाने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से सिर्फ एक खरखराहट निकल रही थी। मदद! रोको! गाड़ी की रफ्तार अब कम हो रही थी, जैसे ड्राइवर ने सड़क पर पड़े मुझे देख लिया हो। वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ रही थी। उसकी तेज रोशनी सीधे मेरी आंखों पर पड़ रही थी, जिससे सब कुछ धुंधला गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मेरा दिल खुशी और उम्मीद से उछल रहा था। मैं बच गया, मैं सच में बच गया। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी, उसका इंजन बंद हुआ। एक पल के लिए फिर वही जानलेवा खामोशी छा गई। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। भारी बूटों की आवाज मेरे करीब आने लगी। एक परछाई मेरे ऊपर झुकी। मैं उस परछाई को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे जिस्म के दर्द और दिमाग के तनाव ने अपना असर दिखाया। दुनिया मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। वो परछाई, वो रोशनी, वो गाड़ी, सब कुछ एक दूसरे में मिलने लगा। मेरे कानों में एक धीमी होती हुई गूंज रह गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरे बुझते हुए दिमाग में बस एक आखिरी सवाल था, वो कौन था? जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं तो मेरे कानों में वो भयानक खामोशी नहीं थी। एक धीमी लयबद्ध बीप बीप की आवाज आ रही थी। मेरे नथुनों में पेट्रोल और मिट्टी की गंध की जगह किसी दवा, किसी स्प्रिट की तीखी महक थी। मेरे जिस्म को सड़क की ठंडी खुरदरी सतह नहीं, बल्कि एक नरम मुलायम गद्दा महसूस हो रहा था। मेरे ऊपर अंधेरा, तारों के बिना वाला आसमान नहीं, बल्कि एक सफेद प्लास्टर झड़ती हुई छत थी, जिस पर एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। दर्द की एक तेज लहर दौड़ी, पर मैंने उसे नजरअंदाज किया। मेरे बगल में एक स्टूल पर कोई बैठा था, जिसने अपना सिर मेरे बिस्तर के किनारे पर टिका रखा था और शायद सो रहा था। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। वो राजू था, वही मेरे गांव का, मेरा छोटा भाई राजू। उसके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें थीं। उसके गाल पर एक खरोंच का निशान था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे उस हालत में देखकर मेरे अंदर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। एक पल के लिए मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था, एक बहुत ही भयानक लंबा सपना। मैं अभी उस सपने से जागा हूं और सब कुछ पहले जैसा है। मैंने अपना सही सलामत दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके कंधे पर रखा। मेरे छूते ही वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उस्ताद, आप होश में आ गए? उसकी आंखों में हैरानी और फिर खुशी की एक ऐसी चमक आई जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजू! मेरे गले से सिर्फ उसका नाम निकल पाया। मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। तू ठीक है? मैं तो ठीक हूं उस्ताद, आप कैसे हो? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत खून बह गया है, हाथ में और पैर में प्लास्टर चढ़ा है। उसने मेरे जख्मों की तरफ देखते हुए कहा। पर यह सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। वो गाड़ी, तुम वहां कैसे पहुंचे? और वो ट्रक में वो कौन था? मेरे सवाल एक साथ बाहर आने लगे। मेरा दिमाग अब भी उलझा हुआ था। शांत हो जाइए उस्ताद, आराम कीजिए, मैं सब बताता हूं, उसने कहा और मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श में एक अपनेपन की गर्माहट थी जिसने मेरे अंदर के डर को थोड़ा कम किया। तभी दरवाजा खुला और एक पुलिस वाला अंदर आया। वो अधेड़ उम्र का था, उसकी मूंछें घनी थीं और आंखों में एक तजुर्बे की गंभीरता थी। शायद वही उस रात जीप में इंचार्ज था। अरे, आप होश में आ गए, रणधीर सिंह जी, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? उसने पास आकर पूछा। ठीक हूं साहब, मैंने धीरे से कहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग वक्त पर नहीं आते तो। शुक्रिया हमारा नहीं, इस लड़के का कीजिए,
इंस्पेक्टर ने राजू की पीठ थपथपाते हुए कहा। अगर ये इतनी हिम्मत और समझदारी नहीं दिखाता तो शायद हम आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैंने हैरानी से राजू की तरफ देखा। वो नजरें झुकाए खड़ा था। अब आप ठीक हैं तो क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हमें एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनानी है, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ साहब, पूछिए, मैंने कहा। पर उससे पहले क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि उस रात हुआ क्या था? ये राजू, ये वहां कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर ने राजू की तरफ देखा और राजू ने मेरी तरफ। आप ही बताओ उस्ताद, पहले आप बताइए कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। आप उस हालत में वहां कैसे पहुंचे? और हमारा ट्रक? राजू की आवाज में एक दर्द था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने उसे सब कुछ बताया, उसके खेतों में जाने से लेकर मेरे उसे ढूंढने जाने तक, फिर उसके अजीब से लौटने और उस खौफनाक तरीके से मटन खाने तक। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने उसके उस भयानक रूप में बदलने और मुझ पर हमला करने की बात बताई। ट्रक से कूदने और उस दर्दनाक सफर का जिक्र करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी बात सुनकर राजू और इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। राजू का चेहरा तो डर के मारे सफेद पड़ गया था। उस्ताद, मेरे जाने के बाद आप अकेले थे ट्रक में? उसने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, तू, मतलब तेरे जैसा दिखने वाला कोई, वो मेरे साथ था, मैंने जोर देकर कहा। राजू ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। साहब, अब आप इन्हें बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर राजू ने बताना शुरू किया। उस्ताद, जब मैं फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ गया तो मैं थोड़ा अंदर चला गया था ताकि सड़क से कोई देख न सके। मैं बैठा ही था कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि मैं पलटकर देखता, किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया और लड़खड़ाकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वो शायद कोई पुराना सूखा हुआ कुआं रहा होगा। मेरे सिर में चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, उसने आगे बताया, तो चारों तरफ अंधेरा था। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे आपकी ट्रक की याद आई। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान दिख रहा था। मैं समझ गया कि मैं किसी गड्ढे में हूं। मैंने आपको आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, पर शायद गड्ढा गहरा था और मेरी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। हमारा ट्रक वहां नहीं था। मैं समझ गया कि आप जा चुके हैं। मुझे लगा कि आप नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत डर गया था उस्ताद, उस अंधेरे गड्ढे में अकेला। मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुएं की दीवारों पर कुछ जड़ें लटक रही थी। मैंने उन्हीं को पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ना शुरू किया। कई बार गिरा, मुझे चोटें भी लगीं, पर मैं चढ़ता रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मैं बाहर निकल पाया। बाहर निकलकर मैं पागलों की तरह सड़क पर भागा। मुझे लगा कि मैं आपको पकड़ लूंगा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वापस उसी ढाबे की तरफ भागा। वहां पहुंचकर मैंने उस बूढ़े बाबा को जगाया और उनके फोन से पुलिस को फोन किया। पहले तो पुलिस वाले मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा मैं कोई कहानी बना रहा हूं। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वो मानने को तैयार हुए और मुझे साथ लेकर इस सड़क पर आपकी तलाश में निकले। राजू की कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इसका मतलब जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, वो बेचारा किसी गड्ढे में बेहोश पड़ा था, और जो मेरे ट्रक में लौटा था वो कोई और था। पर साहब, वो था कौन? मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और मेरे बिस्तर के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। रणधीर सिंह जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि जिंदा बच गए, उन्होंने एक गंभीर आवाज में कहा। आप पहले या आखिरी इंसान नहीं हैं जिसके साथ इस सड़क पर ऐसा कुछ हुआ है। मतलब ये सड़क, ये शापित है, इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। आज से नहीं, सालों से। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले इसी सड़क के किनारे एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। बहुत बड़ा अघोरी था। वो काले जादू और इंसानी बलि में यकीन रखता था। वो अक्सर रात में भटके हुए मुसाफिरों को अपनी बातों में फंसाकर अपने अड्डे पर ले जाता और फिर उनकी बलि चढ़ा देता था। कहते हैं उसे इंसानी मांस खाने की लत थी। ये सुनकर मेरे पेट में एक ठंड सी लहर दौड़ गई। गांव वाले उससे बहुत डरते थे, पर कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन उसने गांव के मुखिया के ही इकलौते बेटे को अपना शिकार बना लिया। बस उस दिन गांव वालों का सब्र टूट गया। पूरी भीड़ ने मशालें और हथियार लेकर उसके अड्डे पर धावा बोल दिया। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। गुस्साई भीड़ ने उसे इसी सड़क पर, उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां आपका ट्रक टकराया है, जिंदा जला दिया था। मरते मरते, इंस्पेक्टर ने आगे कहा,
उसने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा हमेशा इसी सड़क पर भटकेगी और हर मुसाफिर को अपना शिकार बनाएगी। वो कभी चैन से इस सड़क को पार नहीं कर पाएगा। तब से ये सड़क वीरान हो गई। लोग दिन में भी यहाँ आने से डरते हैं। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। वो एक छलावा है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, आपके दोस्त का, किसी औरत का, किसी बच्चे का। वो आपको रोता गिड़गिड़ाता मिलेगा, मदद मांगेगा, और अगर आप उसके झांसे में आ गए तो वो आपको अपना शिकार बना लेगा। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसकी मांस की भूख। वो अपने शिकार को पहले मांस खिलाता है और जब वो खत्म हो जाता है तो फिर वो खुद शिकार पर हमला कर देता है। इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। ढाबे पर सिर्फ मटन का मिलना, राजू का कुएं में गिरना, उस छलावे का राजू का रूप लेकर लौटना, उसका जानवरों की तरह मटन खाना, और फिर उसका वो भयानक रूप। सब कुछ साफ हो गया था। मेरी आंखों के सामने वो मंजर फिर से घूम गया और मैं कांपने लगा। राजू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात के बाद कई हफ्ते अस्पताल में गुजरे। मेरा हाथ और पैर जोड़ने में वक्त लगा, पर जिस्म के जख्म तो भर गए। दिमाग पर जो जख्म लगा था वो शायद कभी नहीं भरेगा। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब मैं अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। राजू भी मेरे साथ ही काम करता है। हम अब भाई से भी बढ़कर हैं। हम दोनों उस रात के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे की वजह से ही जिंदा हैं। कभी कभी आज भी जब रात में अकेला होता हूं तो वो खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो लाल आंखें, वो नुकीले दांत, और उसकी वो आखिरी बात, मटन नहीं है तो क्या हुआ, तू है ना। मैं आज भी सिहर उठता हूं। उस रात ने मुझे एक बात सिखा दी। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, मौत तक भी जाते हैं, और कुछ सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, शैतान भी सफर करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। नमन राव भाई बक्सर से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, पिंकी जी बंगलौर से, निमिषा जी मुंबई से, गोपाल शर्मा भाई राजस्थान चुरू से, फरीज खान भाई बुलाना से, दिवस भाई असम से, उमेश राय भाई शिमला हिमाचल प्रदेश से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, मोमिन खान भाई मेवाटी खुशपुरी से, जोगेंद्र भाई सिक्किम से, मोनू भाई दिल्ली से, राजेश यादव भाई दुबई से, अमर कुमार राव भाई बक्सर बिहार से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, सुस्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, ज्योति प्रजापति जी कानपुर से, अंकित मौर्य भाई आजमगढ़ से, धीरज हजोंग भाई असम से, अली राजा भाई पाकिस्तान लाहौर से, मुस्कान जी हिमाचल से, जीशान भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, हरिओम कुमार भाई इंडिया से, जागा मेहर भाई असम संबालपुर से, बसंती गुरुंग जी मिजोरम से, मुकेश यादव भाई खतमना से, अनीश भाई बरेली फरीदापुर से, अमन ठाकुर भाई अलीगढ़ से, प्रकाश जाधव जी इंडिया से, विकास भाई इंडिया से, अंकु भाई पालमपुर से, विक्रम ठाकुर भाई रनिया से, नितिन मकवाना भाई नदित से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फरीज अली खान भाई नेपाल से, सौरभ भट्ट भाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अदीबा भाई अलिसापुर नागालैंड से, रेमो भाई ओडिशा से, अब्दुल रहमान भाई लाहौर पाकिस्तान से, किंगदीप सुब्बा भाई दार्जिलिंग से, गोविंदा कुमार जाटव भाई इंडिया से, निकुंज कुमार भाई मुजफ्फरनगर से, नर्मदा प्रसाद लोधी भाई मध्य प्रदेश से, अनीश कुमार राव भाई बक्सर से, राणुगिरी जी दुबई से, माहिरा दहिया जी हरियाणा से, सावन भाई बिहार मधेपुरा से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, सचिन और कमलेश भाई उत्तराखंड गढ़वाल से, रंजन भाई गुजरात से, प्रणब डेमारी भाई असम से, अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, पंकज दृष्टि और चंचल मयूर बिहार दिल्ली से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, आरना तिवारी और शाश्वत तिवारी, लोहारी सिरसा प्रयागराज से, हैप्पी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, वरुण कुमार भाई झारखंड चाकुलिया से, हिरेन दास भाई गुवाहाटी से, राज भाई मध्य प्रदेश से, बाबू पथिर भाई असम से, राजू भाई मध्य प्रदेश से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई यूनाइटेड किंगडम से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सन्नी कुमार पासवान भाई खुशीनगर से, वसीम भाई कश्मीर से, अंद्रे भाई मिजोरम से,
पंकज भाई गुवाहाटी से, चिंटू भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल से, आमिर भाई दिल्ली से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, रंजीता सिंह जी गुवाहाटी से, मिहिर और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, रंजीत भाई आजमगढ़ से, शिवम त्रिपाठी भाई गोरखपुर से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, मदन भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, धीरज भाई असम गोलपद्दा से, फूलचंद भाई हाथरस से, नरपत राव भाई राजस्थान सोजात से, विजय नाथिल भाई मिजोरम से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, संतोष कुशवाहा भाई अहमदाबाद से, भूपेंद्र कुमार भाई इंडिया से, नदीम शेख भाई भावनगर से, किशवार एहतिशम भाई पाकिस्तान से, संजीव कुमार विश्वकर्मा भाई बनारस उत्तर प्रदेश से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, बिस्वजीत भाई ओडिशा से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, आलोक कुमार सिंह भाई दिल्ली से, काव्या, विनायक और तन्नू होशियारपुर पंजाब से, बिरजू भाई शाहजहांपुर से, दानिश भाई औरंगाबाद से, सुरेंद्र भाई दिल्ली से, मजीद भाई मालदीव से, गुफरान खान भाई उत्तर प्रदेश से, हुनैन अब्बास भाई उत्तर प्रदेश से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।